हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज हम क्लास 8 हिंदी के एक पीरियोडिक टेस्ट 2 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं और ये क्वेश्चन पेपर केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट्स के लिए है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन एक्टिवेट हो चुका है। अगर आप मेरे चैनल की मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके मेंबरशिप ले सकते हैं। अगर आप किसी स्पेशल टॉपिक पर कोई वीडियो बनवाना चाहते हैं तो मेंबर अवश्य बने। चलिए पेपर को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। गद्यांश इस प्रकार है, कार्य का महत्व और उसकी सुंदरता उसके समय पर संपादित किए जाने पर ही है। अत्यंत सुघड़ता से किया हुआ कार्य भी यदि आवश्यकता के पूर्व न पूरा हो सके तो उसका किया जाना निष्फल ही होगा। चिड़ियों द्वारा खेत चुग लिए जाने पर यदि रखवाला उसकी सुरक्षा की व्यवस्था करे तो सर्वत्र उपहास का पात्र ही बनेगा। उसके देश से किए गए उद्यम का कोई मूल्य नहीं होगा। श्रम का गौरव तभी है जब उसका लाभ किसी को मिल सके। इसी कारण यदि बादलों द्वारा बरसाया गया जल कृषक की फसल को फलने फूलने में मदद नहीं कर सकता तो उसका बरसना व्यर्थ ही है। अवसर का सदुपयोग न करने वाले व्यक्ति को इसी कारण पश्चाताप करना पड़ता है। चलिए अब इसमें पूछे गए प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पर वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं। का प्रश्न है, जीवन में समय का महत्व क्यों है? पहला विकल्प है, समय काम के लिए प्रेरणा देता है। दूसरा, समय की परवाह लोग नहीं करते। तीसरा, समय पर किया गया काम सफल होता है। और चौथा, समय बड़ा ही बलवान है। पहले वाक्य में देखिए, कार्य का महत्व और उसकी सुंदरता उसके समय पर संपादित किए जाने पर ही है, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा समय पर किया गया काम सफल होता है। खा प्रश्न है, खेत का रखवाला उपहास का पात्र क्यों बनता है? पहला विकल्प है, खेत में पौधे नहीं उगते। दूसरा, समय पर खेत की रखवाली नहीं करता। तीसरा, चिड़ियों का इंतजार करता रहता है। और चौथा, खेत पर मौजूद नहीं रहता। यहाँ पर देखिए, चिड़ियों द्वारा खेत चुग लिए जाने पर यदि रखवाला उसकी सुरक्षा की व्यवस्था करे तो सर्वत्र उपहास का पात्र ही बनेगा। इस तरह से खेत का रखवाला उपहास का पात्र तब बनता है जब वो समय पर खेत की रखवाली नहीं करता। गा प्रश्न है, चिड़ियों द्वारा खेत चुग लिए जाने पर यदि रखवाला उसकी सुरक्षा की व्यवस्था करे तो सर्वत्र उपहास का पात्र ही बनेगा। इस पद बंध का प्रकार होगा संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या क्रिया विशेषण। जब एक से अधिक वाक्य आपस में किसी कार्य को करने के लिए बंधे हुए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, तो उन्हें पद बंध कहते हैं। यहाँ पर 3 वाक्य आपस में बंधे हुए हैं, जैसे चिड़ियों द्वारा खेत चुग लिए जाने पर यदि रखवाला उसकी सुरक्षा की व्यवस्था करे तो सर्वत्र उपहास का पात्र ही बनेगा। पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये। यहाँ पर इस तरह की बात की जा रही है जैसे किसी संज्ञा की बात की जा रही हो, इसलिए यहाँ पर पद बंध हो गया संज्ञा। घा प्रश्न है, बादल का बरसना व्यर्थ है यदि गर्मी शांत न हो, फसल को लाभ न पहुँचे, किसान प्रसन्न न हो और नदी तालाब न भर जाएं। यहाँ पर दिए गए सभी विकल्प सही हैं, लेकिन उत्तर आपको गद्यांश के अनुसार देना है। यहाँ पर देखिए, यदि बादलों द्वारा बरसाया गया जल कृषक की फसल को फलने फूलने में मदद नहीं कर सकता तो उसका बरसना व्यर्थ ही है, इसलिए सही उत्तर है फसल को लाभ ना पहुँचे। गद्यांश का अंतिम प्रश्न है, गद्यांश का मुख्य भाव क्या है? पहला, बादल का बरसना। दूसरा, चिड़ियों द्वारा खेत का चुगना। तीसरा, किसान का पछतावा करना। और अंतिम, समय का सदुपयोग। गद्यांश का मुख्य भाव है समय का सदुपयोग। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर एक पद्यांश लिखा है जो आपको गद्यांश की तरह दिखाई दे रहा होगा। असल में ये एक कविता है जो इस तरह से लिखी हुई होनी चाहिए। चलिए इसे पढ़ते हैं। आज करना है जिसे करते उसे हैं आज ही, सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही, मानते जी की है सुनते हैं सदा सबकी कही, जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही, भूल कर भी दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं, कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं। चलिए देखते हैं यहाँ पर किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पर भी बहुविकल्पी प्रश्न पूछे गए हैं। इस कविता में कर्मवीरों की बात की गई है और इस कविता का नाम भी कर्मवीर है। का प्रश्न है, कर्मवीर समय का सदुपयोग किस तरह से करते हैं? पहला विकल्प है, हर काम को समय पर करते हैं। दूसरा, आज का काम कल पर नहीं छोड़ते। तीसरा, बेकार की बातों में समय बर्बाद नहीं करते। और चौथा, आलस में समय नहीं गंवाते हैं। सभी विकल्प सही हैं, लेकिन आपको उत्तर कविता के अनुसार देना है।
पहली लाइन में देखिए, आज करना है जिसे करते उसे हैं आज ही, इसलिए सबसे उचित विकल्प है आज का काम कल पर नहीं छोड़ते। खा प्रश्न है, कर्मवीर के काम करने के तरीके की प्रमुख विशेषताएं हैं। पहला, वे जो ठान लेते हैं उसे पूरा करके दिखाते हैं, वे बेकार की बातों में समय बर्बाद नहीं करते। दूसरा, वे किसी के बहकावे में नहीं आते, मन में जो सोचते हैं वही करते हैं। तीसरा, वे उचित काम को ही करते हैं। और चौथा, वे वीरता के कार्य करते हैं, मुसीबतें आने पर कभी हिम्मत नहीं हारते। यहाँ पर देखिए, सोचते कहते हैं जो, कुछ कर दिखाते हैं वही, मानते जी की हैं, सुनते हैं सदा सबकी कही। इसलिए सही उत्तर है, वे किसी की बहकावे में नहीं आते, मन में जो सोचते हैं वही करते हैं। गा पर एक पंक्ति लिखी हुई है, इसका भावार्थ बताना है। पंक्ति है, भूल कर भी दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं। पंक्ति का भावार्थ है, पहला, वे दूसरों की मदद के लिए हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठते। दूसरा, वे दूसरों की मदद नहीं लेते। तीसरा, वे दूसरों की सलाह नहीं मानते। चौथा, वे दूसरों से कोई उम्मीद नहीं रखते। और अंतिम, उपर्युक्त सभी। इस पंक्ति का भावार्थ है, वे दूसरों की मदद के लिए हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठते। घा प्रश्न है, कर्मवीर की दो मुख्य विशेषताएं हैं। पहला, वे कर्मवीर तथा स्वाभिमानी होते हैं। दूसरा, वे दृढ़ संकल्पी होते हैं, वे समय का सदुपयोग करते हैं। तीसरा, उनकी कथनी करनी एक जैसी होती है। चौथा, वे किसी की मदद लेने की उम्मीद में बैठे नहीं रहते। कविता में यहाँ पर देखिए, भूल कर भी दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं, कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं। इसलिए सही विकल्प है, वे किसी की मदद लेने की उम्मीद में बैठे नहीं रहते। पद्यांश का अंतिम प्रश्न है, निम्न में जगत का पर्यायवाची नहीं है। पहला, लोक, दूसरा, दुनिया, तीसरा, संसार और चौथा, परलोक। यहाँ पर लोक, दुनिया और संसार जगत के पर्यायवाची हैं, आपको नहीं बताना है। परलोक जगत का पर्यायवाची नहीं है, परलोक मतलब होता है स्वर्ग। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। यहाँ पर प्रश्न आपकी पाठ्य पुस्तक से पूछे गए हैं। का प्रश्न पूछा गया है, सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई, अपने शब्दों में लिखे। का उत्तर है, सुदामा की दीन दशा को देखकर श्री कृष्ण को अत्यंत दुख हुआ। यहाँ पर अत्यंत पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर टाइपिंग में आपको इस तरह से दिखाई दे रहा है, पूरा आ है, आधा ता है, पूरा या है, आधा ना है और पूरा ता है। दुख के कारण श्री कृष्ण की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। अश्रुधारा का मतलब है आंसुओं की धारा। उन्होंने सुदामा के पैरों को धोने के लिए पानी मंगवाया, परंतु उनकी आंखों से इतने आंसू निकले कि उन्हीं आंसुओं से सुदामा के पैर धुल गए। खा प्रश्न है, साइकिल आंदोलन में पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में कौन कौन से बदलाव आए। उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं कि साइकिल आंदोलन ने पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव ला दिया है। महिलाएं अब पहले से अधिक स्वतंत्र हो गई हैं। कहीं आने जाने के लिए अब वे घर के पुरुषों की मोहताज नहीं हैं, अर्थात डिपेंडेंट नहीं हैं उन पर। साइकिल आंदोलन ने महिलाओं को समाज में बराबरी का दर्जा देने के लिए प्रेरित किया। गा प्रश्न है, अंग्रेज के सामने बिलवासी जी ने झाऊ लाल को पहचानने तक से क्यों इनकार कर दिया था। आपके विचार से बिलवासी जी ऐसा अजीब व्यवहार क्यों कर रहे थे, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, अंग्रेज के सामने बिलवासी जी ने झाऊ मल को पहचानने से इनकार कर दिया था क्योंकि वे अपनी योजना को पूरा करना चाहते थे। वे चाहते थे कि अंग्रेज का क्रोध शांत हो जाए और उसे इस बात का संदेह न हो कि वे लाला झाऊ मल के आदमी हैं। बिलवासी जी ने ऐसा अजीब व्यवहार किया ताकि वो उसका पुलिस थाने की ओर से ध्यान हटाकर अपनी योजना कामयाब हो सके। घा प्रश्न है, मक्खन चुराते और खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा मक्खन बिखरा क्यों देते हैं। उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं कि श्री कृष्ण मक्खन चुराते और खाते समय थोड़ा सा मक्खन बिखरा देते थे क्योंकि उन्हें माखन ऊंचे टंगे छीके से चुराने में दिक्कत होती थी। चुराते समय वे आधा माखन खुद खाते थे और आधा अपने सखाओं को खिलाते थे। वे अपनी बुद्धि और विवेक का सहारा लेकर मक्खन खाने का आनंद उठाते थे। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर उत्तर आपको बहुत संक्षिप्त में देना है क्योंकि ये एक एक मार्क के प्रश्न है। का प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा गया। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है या कहा गया। खा प्रश्न पूछा गया है, गुप्त काल में कौन कौन से कार्य किए गए। उत्तर इस प्रकार होगा, गुप्त काल सांस्कृतिक विकास में भारत के स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है। इसे सर्वोच्च और सबसे उत्कृष्ट समयों में से एक माना जाता है। गुप्त राजाओं ने संस्कृत साहित्य का संरक्षण किया। उन्होंने उदारतापूर्वक संस्कृत के विद्वानों और कवियों की मदद की।
गा पर प्रश्न पूछा गया है, प्राचीन काल में भारत का सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कौन सा था? प्राचीन काल में भारत का सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय था। प्रश्न नंबर 4 का घा और अंतिम प्रश्न है, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में कौन सा चीनी यात्री आया? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में ह्वेन-सांग चीनी यात्री आया। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर लिखें। यहाँ पर प्रश्न व्याकरण से पूछे गए हैं। का प्रश्न है, स्त्रीत्व किस संज्ञा का उदाहरण है? पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा समूहवाचक संज्ञा और चौथा भाववाचक संज्ञा। स्त्रीत्व स्त्री या महिला का भाव व्यक्त करता है, इसलिए ये एक भाववाचक संज्ञा है। खा पर प्रश्न है, भ्रमर का पर्यायवाची शब्द बताइए। पहला पंचचर, दूसरा सहचर, तीसरा निशाचर और चौथा मधुकर। भंवर भौरे को बोलते हैं और इसका भोजन है मधु यानी शहद, इसे बोलते हैं मधुकर, इसलिए इसका पर्यायवाची है मधुकर। घा पर प्रश्न पूछा गया है, अनुराग का विलोम शब्द है। पहला विकल्प वीतराग, दूसरा वैराग्य, तीसरा अराग और चौथा विराग। अनुराग का विलोम है विराग शब्द। घा पर प्रश्न है, प्रख्यात शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है प्रा, प्रख, पर और पर। उपसर्ग ऐसे अक्षर या अक्षर के समूह होते हैं जो किसी शब्द के शुरू में जुड़ करके उसके अर्थ को बदल देते हैं। जैसे प्रख्यात में ख्यात एक मूल शब्द है और इसमें प्रा जुड़ गया तो ये हो गया प्रख्यात। यहाँ पर उपसर्ग है प्रा। ये लाइन जो खींची है ये कुछ नहीं है। अंगा पर प्रश्न है, बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है बे इन और बेड। यहाँ पर इंसाफ मूल शब्द में बे उपसर्ग जुड़ा हुआ है, इसलिए उत्तर है बे। चा पर प्रश्न पूछा गया है, राम ने पत्र लिखा, वाक्य में कौन सा कारक है? पहला कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक या अपादान कारक। जो संज्ञा या सर्वनाम क्रिया करने की जानकारी देता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। यहाँ पर राम के द्वारा पत्र लिखा जा रहा है, राम से जानकारी मिल रही है, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर है कर्ता कारक। छा पर प्रश्न पूछा गया है, वह मोटा आदमी था। मोटा शब्द में विशेषण है गुणवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण, भिन्नतावाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। ऐसा विशेषण जो किसी के दोष को, गुण को, अवस्था को बताता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यहाँ पर आदमी मोटा है, आदमी की दशा कैसी है, अवस्था कैसी है, वो मोटा है, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर होगा गुणवाचक विशेषण। प्रश्न पत्र में ही सही का चिन्ह लगा हुआ है। ज्या पर प्रश्न है, दामिनी का पर्यायवाची शब्द है वर्षा, नीरद, बादल और विद्युत। दामिनी का अर्थ होता है बिजली और यहाँ पर विद्युत का अर्थ भी है बिजली, इसलिए सही उत्तर है विद्युत। प्रश्न नंबर 6 है, दिए गए विषयों में से किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखे। पहला है मेरी माँ, दूसरा मेरा प्रिय मित्र और तीसरा है भारतीय किसान। चलिए पहले मेरी माँ पर अनुच्छेद देखते हैं। आप अनुच्छेद अपने शब्दों में लिखें या फिर यहाँ से लिख सकते हैं। माँ दुनिया की सबसे प्यारी इंसान होती है जो अपना प्यार निस्वार्थ भाव से अपने बच्चों पर लुटाती है, जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। मेरी माँ मेरे जीवन का आधार स्तंभ है। वह मेरी गुरु तथा मार्गदर्शक होने के साथ ही मेरी सबसे अच्छी मित्र भी है। वह मेरी हर समस्याओं, दुखों और विपत्तियों में मेरे साथ खड़ी रहती है और साथ ही मुझे जीवन के इन सभी बाधाओं से लड़ने के लिए शक्ति प्रदान करती है। उनके द्वारा बताई गई छोटी छोटी बातों ने मेरे जीवन में बड़ा परिवर्तन किया है। इसलिए इस बात को मैं काफ़ी गर्व और विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इस दुनिया में मेरी माँ सबसे अच्छी माँ है, क्योंकि मुझे जन्म देने के साथ ही उसने मुझे मेरी शुरुआती जीवन में वह हर एक चीज़ सिखाई है, जिसके लिए मैं पूरा जीवन उसका आभारी रहूँगा। यहाँ पर आपको किसी एक पर अनुच्छेद लिखना है। यहाँ पर मैं सारे अनुच्छेद लिख रही हूँ। दूसरा है मेरा प्रिय मित्र। आपका जो भी प्रिय मित्र है उसके बारे में लिखिए या फिर यहाँ से आप लिख सकते हैं मेरा प्रिय मित्र। यहाँ पर मित्र का नाम मेरे जीवन के सबसे बड़े ख़जाने में से एक है। जब मैं उसके साथ समय बिता रहा होता हूँ तो समय बहुत जल्दी बीत जाता है। जब भी मुझे सहायता की आवश्यकता होती है तो मेरा मित्र हमेशा मेरे लिए तैयार रहता है। हमने आपस में अपने अनुभव साझा किए हैं और यादें बनाई जिन्हें मैं जीवन भर संजो कर रखूँगा। वह पहला व्यक्ति है जिसके बारे में मैं किसी भी समस्या की स्थिति में सोचता हूँ। जब भी मुझे कोई कठिनाई होती है तो वह हमेशा मुझे सर्वोच्च विचार देकर मेरी सहायता करता है। एक व्यक्ति जिस पर मैं अपने शेष जीवन के लिए पूरी तरह से भरोसा कर सकता हूँ, वह मेरा
प्रिय मित्र, यहाँ पे मित्र का नाम है। हम हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं। हम लगभग रोज़ समय बिताते हैं और एक साथ करने के लिए नई रोमांचक चीज़ें ढूंढते हैं, चाहे वह नए व्यंजनों को आजमाना हो या फिर किसी नई किताब को पढ़ना हो। अगला अनुच्छेद आप लिख सकते हैं भारतीय किसान पर। भारतीय किसान पर आप इस तरह से अनुच्छेद लिख सकते हैं। भारतीय किसान की कहानी परंपरा और संस्कृति में गहराई से निहित है, लेकिन यह चुनौतियों से भी भरी हुई है। भारत, जो अपनी कृषि विविधता के लिए जाना जाता है, अपने कृषक समुदाय पर बहुत अधिक निर्भर करता है। भारतीय किसान के लिए हर दिन सूरज की पहली किरण के साथ शुरू होता है। वे भोर से उठते हैं। मिट्टी से उनका जुड़ाव सिर्फ आर्थिक ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी है। वे उस धरती की पूजा करते हैं जो उन्हें सहारा देती है और देश को भोजन देती है। भारतीय किसान की भावनात्मक यात्रा भी उतनी ही आकर्षक है। वे बदलते मौसम, जीवन और मृत्यु के चक्र और प्रकृति के खिलाफ निरंतर संघर्ष को देखते हैं। उनकी खुशियाँ सरल हैं, अच्छा मानसून, भरपूर फसल, बच्चे की मुस्कान, और उनके दुख गहरे हैं, बंजर खेत, बढ़ता कर्ज या प्यारी गाय का खो जाना। प्रश्न नंबर 7, ये प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है। अपने विद्यालय के प्राचार्य को अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखें अथवा अपने मित्र को नव वर्ष पर शुभकामना पर पत्र लिखें। इसे आपने कई बार लिखा होगा। इन दोनों को आपको स्वयं करना है। इस वीडियो को देखने के साथ साथ आप इस बात का ध्यान रखें कि आपका सिलेबस भी आपको लर्न होना चाहिए। साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि आपके स्कूल में आपको कौन से अनुच्छेद करवाए गए हैं, कौन सा प्रार्थना पत्र या पत्र करवाया गया है। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।